Hello everyone, in this video we will cover the topic cardiogenic shock. So cardiogenic shock क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. कार्डियोजेनिक शॉक टेक प्लेस व्हेन द हार्ट हैज़ बीन डैमेज्ड सो मच. यानी कि कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है वो कब होता है, जब बॉडी में जो हमारा हार्ट होता है, जो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके अंदर कोई भी डैमेज हो जाना कार्डियोजेनिक शॉक को क्रिएट करवाता है. दैट इज़ अनेबल टू सप्लाई इनफ ब्लड टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी. कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर जो हार्ट होता है वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा पाता. कार्डियोजेनिक शॉक अकर when the heart is unable to pump as much blood as the body needs. कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन के अंदर जो हार्ट होता है वो इतना ब्लड पंप नहीं कर पाता जितना बॉडी के लिए ज़रूरी है या जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. इट कैन हैपन इवन इफ़ देयर हैज़ बीन अ हार्ट अटैक. ये जो होता है कार्डियोजेनिक शॉक वो हार्ट अटैक की कंडीशन की वजह से भी हो सकता है. इट वन ऑफ दीज प्रॉब्लम अकर एंड योर हार्ट. यानी कि अंदर हार्ट में होने वाली किसी भी बीमारी की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक अकर हो सकता है. अब बात करेंगे इसके कॉजेज़ की. क्या क्या कॉजेज़ होते हैं हमारे पास. जो पहला कॉज है वो है आफ्टर अ हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फाक्शन. मायोकार्डियल इन्फाक्शन हमने डिटेल में पढ़ रखा है दूसरे वीडियो के अंदर, अगर आपको समझना है तो आप वीडियो देख सकते हैं. जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन की कंडीशन होती है उस कंडीशन की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलता है. अब कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन का जो पहला कॉज है वो है मायोकार्डियल इन्फाक्शन. अब बेसिकली मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर क्या होता है कि एक लार्ज सेक्शन जो होता है हार्ट की मसल्स का, उसको बहुत टाइम तक ब्लड नहीं मिल पाता है, तो वहाँ के जो टिश्यू होते हैं वो डेड हो जाते हैं. उस कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन. नाउ सेकंड जो कॉज है वो है डेंजरस हार्ट रिदम्स. जो डेंजरस हार्ट रिदम्स होते हैं उनकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है. डेंजरस हार्ट रिदम्स के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, सच एज वेंट्रिक्यूलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन और सुप्रा वेंट्रिक्यूलर टैकीकार्डिया. ये सारे कुछ कॉजेज़ होते हैं. नाउ प्रेशर ऑन द हार्ट ड्यू टू बिल्डअप ऑफ फ्लूइड अराउंड इट. पेरिकार्डियल टेम्पोनेट. जो पेरिकार्डियल टेम्पोनेट की कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हार्ट होता है उसकी जो लेयर्स होती है उनके बीच में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है. उस कंडीशन की वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है. और टीयर और रप्चर मसल्स और टेंडन्स द सपोर्ट द हार्ट वेल्व्स. जो हार्ट की वॉल्व्स होती है हमारे पास, उसको जो टिश्यू सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे जो भी मसल्स प्रेजेंट होती है उनके अंदर कोई भी डैमेज देखने को मिलेगा तो भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है. नाउ अब हम बात करेंगे अगले कॉज की, वेरी स्लो हार्ट रिदम्स. यानी कि ब्रेडिकार्डिया की जो कंडीशन होती है जहाँ पे जो हार्ट की जो रेट है, जो हार्ट रेट है वो कम देखने को मिलेगी, उस कंडीशन की वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है. अब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट के अंदर. चेस्ट पेन और प्रेशर. चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन होगा, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट. डिक्रीज्ड यूरिनेशन, जो पेशेंट के अंदर नो यूरिन आउटपुट भी देखने को मिल सकता है. फास्ट ब्रीथिंग, जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, फास्ट पल्स देखने को मिलेगी. हैवी स्वेटिंग देखने को मिलेगी. मॉइस्ट स्किन एंड लाइट हेडेक भी देखने को मिल सकता है. नाउ नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम्स और है वो है लॉस ऑफ अलर्टनेस. पेशेंट अलर्ट नहीं होगा, कॉन्शियस नहीं होगा. एबिलिटी टू कंसंट्रेट, जो कंसंट्रेट करने की एबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी. रेस्टलेसनेस एंड कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगी जिसको हम डिस्पनिया भी बोलते हैं. इसके अलावा स्किन दैट फील्स कूल टू टच, कूल स्किन देखने को मिलेगी. पेल स्किन कलर देखने को मिलेगा. वीकनेस देखने को मिलेगी एंड मैनी मोर. नाउ अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक. कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर सबसे पहले जितने भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने पढ़े हैं उनके चलते हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी. हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन क्या होती है, जिसके अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है बॉडी के अंदर. यानी कि जो फ्लूइड का जो वॉल्यूम प्रेजेंट है बॉडी में वो हमें डिक्रीज देखने को मिलता है. अब हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन की वजह से
जो सेल्स होती है बॉडी की उनको हाइपोक्सिया की कंडीशन फेस करनी पड़ेगी। वो क्या होती है, जब सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है तो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। उसकी वजह से एनर्जी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लग जाएगा। उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होगी। जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है वो डिसफंक्शन करेगी, यानी कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी और सोडियम पंप जो है वो फेल हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। इंट्रासेल्युलर लाइसोसोम्स, जो बॉडी के अंदर इंट्रासेल्युलर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होंगे उनको रिलीज़ करेंगे। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होंगे वो बॉडी के सर्कुलेशन के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बनकर एंट्री करेंगे। उस वजह से जो एंडोथेलियम लेयर्स होगी ब्लड वेसल्स की वो डैमेज हो जाएगी। इस वजह से हमें सेल डेथ भी आगे देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। जैसा कि हमको पता है ये जो शॉक की कंडीशन है ये बेसिकली हार्ट के इम्प्रॉपर फंक्शन की वजह से देखने को मिली है। तो इसके अंदर हम हार्ट से रिलेटेड ट्रीटमेंट देंगे। जो फर्स्ट ड्रग्स हम देंगे वो देंगे आइनोट्रोपिक ड्रग। आइनोट्रोपिक ड्रग क्या होती है? आइनोट्रोपिक ड्रग्स के अंदर जो ड्रग्स आती है वो है डोपामाइन, डोब्यूटामाइन एंड एफिनेफ्रिन। ये जो ड्रग्स होती है हमारे पास वो इंक्रीज़ करती है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को एंड कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करती है। नाउ अगली जो हमारे पास ड्रग्स आती है वो आती है वेसोडाइलेटर्स, यानी कि वेसल्स को डायलेट करने वाली ड्रग। उसके अंदर कौन सी ड्रग्स देखने को मिलती है? नाइट्रोग्लाइसरीन, नाइट्रोप्रोसाइड गिव विद अ वेसोप्रेसर टू रिड्यूस द लेफ्ट वेंट्रिकल वर्कलोड। इसके अंदर हम नाइट्रोग्लाइसरीन जो होती है उसको नाइट्रोप्रोसाइड के साथ दे सकते हैं या फिर वेसोप्रेसर के साथ दे सकते हैं ताकि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसका वर्कलोड कम हो जाए। इसके अलावा हम डायूरेटिक्स देते हैं पेशेंट को टू रिड्यूस प्री लोड, ताकि जो प्री लोड है हार्ट का वो रिड्यूस देखने को मिले और हार्ट के ऊपर लोड नहीं हो। इंट्रा एरोटिक बलून पंप थेरापी भी देखने को मिलती है लेफ़्ट वेंट्रिकल का वर्कलोड है उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी, या फिर उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी रीवेस्कुलराइजेशन। कोई भी जो थ्रोम्बस या क्लॉट है जिसका फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर हो चुका है उसको तोड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी देते हैं, जिसके अंदर रीस्टोर कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है उसको रीस्टोर करने के लिए ये थेरापी दी जाती है। वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस टू असिस्ट द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट व्हेन IABA एंड ड्रग थेरापी फेल। जब ड्रग थेरापी फेल हो जाती है तो वेंट्रिकल्स को असिस्ट करने के लिए हम ये जो थेरापी होती है उसको यूज़ करते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, जब ये सारे ट्रीटमेंट्स किसी पर्सन के अंदर नहीं काम करते हैं और जो शॉक की कंडीशन है वो बहुत हाई लेवल पे हो चुकी होती है या सीवियर हो चुकी होती है, तो जो ऑप्शन बचता है वो होता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का। नाउ आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।